आर्किटेक्ट के ऑक्टोपस वाले ससुराल में आई गरीब बहू। ये कहानी है दो दुनियाओं के संगम की। एक दुनिया जो जमीन से जुड़ी है, जहाँ रिश्तों में मिट्टी की सौंधी महक है और संतुष्टि की सादगी, और दूसरी दुनिया जो समंदर की गहराइयों पर राज करती है, जहाँ तकनीक की चमक है, हैसियत का गुरूर है और हर चीज़ को नापने का एक पैमाना। ये कहानी उस पल की है जब सादगी की एक किरण माया दुल्हन बनकर अपने आर्किटेक्ट ससुराल के उस अजूबे घर में पहुंची जिसे दुनिया द ऑक्टोपस विला के नाम से जानती थी। एक ऐसा घर जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि अपने बनाने वाले के अहंकार और प्रकृति पर विजय पाने की इच्छा का प्रतीक था। बेटी, अपना मन मजबूत रखना। वो लोग हमारी तरह नहीं है। सुना है उनका घर भी हवा में तैरता है। हवा में नहीं, पानी पर। आकाश बेटा अच्छा है, पर परिवार अलग होता है। याद रखना बेटा, बड़ी बड़ी मशीनें जब धोखा दें तो इंसान के हाथ और हिम्मत ही काम आते हैं। आप चिंता मत करो पिताजी। माँ, मैं अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। आप लोगों का सिर नीचा नहीं होने दूंगी। लो, आकाश बेटा आ गया। माँ जी, पिताजी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। माया की खुशी मेरी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूँ हमारी दुनिया बहुत अलग है, पर माया का दिल इतना बड़ा है कि वो हर दुनिया में अपनी जगह बना लेगी। बेटा, हमारी बेटी को संभाल लेना। माया सबसे विदा लेकर आकाश के साथ उस आधुनिक नाव पर बैठ जाती है जो गांव के किनारे किसी भविष्य की सवारी की तरह खड़ी है। कई घंटों के समुद्री सफर के बाद आकाश और माया बात कर रहे हैं। माया सहमी हुई है, लेकिन आकाश उसे सहज महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। थक गई? बस पहुंचने ही वाले हैं। नहीं, बस सोच रही थी आपका परिवार कैसा है। मतलब आपके पिताजी, माँ जी। पापा, वो एक जीनियस है। वो इमारतों को नहीं, भविष्य को डिज़ाइन करते हैं। वो अपने काम में इतने डूबे रहते हैं कि कभी कभी आसपास के लोगों को भूल जाते हैं। पर वो दिल के बुरे नहीं हैं। और माँ जी? माँ को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। अनुशासन, समय की पाबंदी, रख रखाव। वो घर को एक 5 स्टार होटल की तरह चलाती हैं। वो बस ये चाहती हैं कि परिवार का नाम और रुतबा हमेशा बना रहे। और आपकी भाभी रिया जी? रिया भाभी, वो थोड़ी कॉम्पिटिटिव हैं। वो खुद एक बहुत अमीर परिवार से हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि स्टेटस ही सब कुछ है। तुम बस उनकी बातों को दिल पर मत लेना। और रोहन भैया तो हैं ही, वो बहुत शांत स्वभाव के हैं। क्या वे मुझे पसंद करेंगे? मैं तो उनकी तरह अंग्रेजी भी नहीं बोल पाती। तुम्हें किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है माया। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। साहब, हम पहुँच गए। माया, आंखें बंद करो। माया आंखें बंद करती है। कुछ देर बाद आकाश कहता है, अब खोलो। माया आंखें खोलती है और उसकी सांस रुक जाती है। सामने एक विशाल ऑक्टोपस के आकार का घर समंदर पर तैर रहा है। हे मेरे भगवान, ये सच में एक घर है? हाँ माया, ये हमारा घर है। नाव एक अत्याधुनिक डॉक पर रुकती है। पूरा परिवार स्वागत के लिए खड़ा है। वेलकम माया। इस डॉक का प्रेशर सेंसिटिव मैकेनिज्म सीधे सेंट्रल कंप्यूटर को तुम्हारी आमद की सूचना देता है। एवरीथिंग हियर इज ऑटोमेटेड। नमस्ते पिताजी। स्वागत है। उम्मीद है तुम अनुशासन में रहना पसंद करती हो। ये घर घड़ी की सुइयों पर चलता है। रात के खाने का समय ठीक 8 बजे है। हाय भाभी, वाओ, आपका लहंगा बहुत कलरफुल है। लेट मी टेक अ सेल्फी। विलेज वाइब्स इन फ्यूचर होम। फाइनली स्वागत है माया। मैं रिया हूँ, इस घर की बड़ी बहू। उम्मीद है तुम जल्द ही हमारे तौर तरीके सीख जाओगी। हम यहाँ चप्पलें पहनकर घर में नहीं घूमते। और हाँ, उम्मीद है तुम सी फूड खाती होगी, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर वही बनता है। रिया, प्लीज। वेलकम टू द फैमिली माया। सफर लंबा था, तुम थक गई होगी। ओ कम ऑन रोहन, मैं बस उसे घर के नियमों से परिचित करा रही हूँ। माँ, भाभी, प्लीज। माया का सफर बहुत लंबा और थका देने वाला था।
हम पहले उसके कमरे में जाते हैं। उस शाम रिया माया को घर दिखाने के बहाने उसे अपनी हैसियत का एहसास कराती है। ये पेंटिंग $1 मिलियन की है। इसे एक फेमस फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाया है। क्या तुमने कभी असली ऑयल पेंटिंग देखी है? जी, हमारे गांव के मंदिर की दीवारों पर भगवान की तस्वीरें बनी हैं। ओह हाउ क्यूट! उसे भित्ति चित्र कहते हैं डियर। चलो आगे। ये पापा का पैशन प्रोजेक्ट है। ये ब्लैक ऑर्किड देख रही हो? दुनिया के सबसे दुर्लभ फूलों में से एक है। इसे छूना मत। इसकी एक पत्ती की कीमत तुम्हारे पूरे गांव से ज्यादा होगी। ये तुलसी का पौधा है, हम इसकी पूजा करते हैं। हाँ, माँ ने इसे यहाँ लगवाया है। कहती है इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। पर्सनली आई फाइंड इट अ बिट प्रिमिटिव। चलो, डिनर का समय हो रहा है। रात में आकाश और माया अपने कमरे में है। कमरे का फर्श कांच का है, जिस पर चलने से माया अभी भी डर रही है। आकाश जी, मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। सब कुछ इतना अलग है। आपकी भाभी वो। मैं जानता हूँ रिया भाभी थोड़ी तेज हैं, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। माँ बस परफेक्शन चाहती हैं और पापा अपनी ही दुनिया में रहते हैं। तुम बस थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। पर मैं उनकी तरह कैसे बनूंगी? मुझे उनकी आधी बातें तो समझ ही नहीं आती। तुम्हें किसी की तरह नहीं बनना है माया। तुम जैसी हो वैसी ही रहना। डिनर टेबल पर पूरा परिवार मौजूद है। सिंगापुर वाले क्लाइंट्स हमारी अंडर वाटर रेस्टोरेंट की डिजाइन से बहुत खुश हैं। द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी इज फ्लॉलेस। मैंने उन्हें बताया कि ये विला उसी टेक्नोलॉजी का प्रोटोटाइप है। माया, सूप के लिए ये वाला चम्मच इस्तेमाल करते हैं और नैपकिन को अपनी गोद में रखो, प्लेट के नीचे नहीं। जी माँ जी। तो माया बताओ, गांव में दिन कैसे गुजरता है? सुना है वहाँ औरतें सुबह 4 बजे उठकर चक्की पीसती हैं। इज इट ट्रू? हाउ वंडरफुली मिडीवल। जी, हम जल्दी उठते हैं, घर का काम करते हैं, खेतों में मदद करते हैं। रिया, उसे असहज मत करो। आकाश बता रहा था कि तुम लोकगीत बहुत अच्छा गाती हो। ओह हाउ नाइस। यहाँ स्टाफ क्वार्टर में अक्सर शाम को अंताक्षरी होती है। तुम उन्हें ज्वाइन कर सकती हो, उन्हें अच्छा लगेगा। आकाश गुस्से से रिया को घूरता है। रोहन निराश होकर सिर झुका लेता है। विक्रम और शालिनी ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। अगली सुबह किचन में। माया, आज तुम्हारी पहली रसोई है। कुछ ऐसा बनाना जो तुम्हारे हुनर को दिखाए। याद रखना, इस घर में परोसा जाने वाला खाना हमारे स्तर का होना चाहिए। हाँ माँ। देखते हैं इसके हाथ में स्वाद है या सिर्फ गोबर की गंध। हिम्मत रख माया, तुझे इन्हीं दिखाना है कि तू इस घर के लायक है। लेकिन अत्याधुनिक मशीनों के सामने उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। वो घबराकर कोई गलत बटन दबा देती है और ओवन से धुआं निकलने लगता है। जोर जोर से अलार्म बज उठता है। मुझे पता था, इस लड़की से यही उम्मीद थी। माँ, देखिए अपनी पसंद को। इसने तो घर जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घर का फायर अलार्म सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। माया, मैंने तुमसे बस एक डिश बनाने को कहा था। तुमसे उतना भी नहीं हुआ। इस घर में गलतियों की कोई जगह नहीं है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सीख जाऊंगी। तुम क्या सीखोगी? जिस चीज की नींव ही कमजोर हो, उस पर इमारत नहीं बनती। तुम और तुम्हारा गांव दोनों ही इस घर के लिए एक शर्मिंदगी हो। जाओ यहाँ से। एक हफ्ते बाद रात का सेम भयंकर तूफान आया है। घर की एआई बार बार चेतावनी दे रही है। Warning. Cyclone has escalated to Category 4. All external shields are compromised. रोहन, कुछ करो। I can't live like this. इस अंधेरे और शोर में मेरा दम घुट रहा है। पापा, your stupid house is failing. सारे सिस्टम फेल हो गए हैं। मेन जनरेटर ने काम करना बंद कर दिया है। द प्राइमरी कॉन्ड्यूट इज फ्लडेड। ऑब्जर्वेटरी में लीक है। द प्रेशर इज बिल्डिंग अप। विक्रम, बच्चों का सोचो, हमें यहाँ से निकलना होगा। पिताजी, हमें उस लीक को हाथ से बंद करना होगा। तुम चुप करो।
तुम हमें कमान दोगी? जिसे किचन की मशीन चलानी नहीं आती, वो इस घर को बचाएगी। रिया, बस एक बार के लिए चुप हो जाओ। वो कुछ सही कह रही है और तुम्हारे पास चिल्लाने के अलावा कोई और उपाय है? पापा, आपकी टेक्नोलॉजी जवाब दे चुकी है। अब हमें माया की बात सुननी होगी। वे सब ऑब्जर्वेटरी पहुंचते हैं जहां तेजी से पानी अंदर आ रहा है। इससे आकाश जी जेल को बराबर फैलाइए। पापा जी शीट को इस एंगल पर रखिए। रोहन भैया क्लैंप तैयार रखिए, जैसे ही मैं कहूँ। मुझसे ये सब नहीं होगा, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। भाभी जी अगर घर ही नहीं रहेगा तो इन नाखूनों का क्या करेंगी? या तो मदद कीजिए या रास्ते से हट जाइए। रिया कुछ नहीं कहती और जाकर कांपती हुई निशा को पकड़ लेती है। सब मिलकर लीक को बंद कर देते हैं। अगली सुबह तूफान गुजर चुका है। घर में अजीब सी शांति है। विक्रम और माया ऑब्जर्वेटरी में खड़े हैं जहां से रात में लीक हुआ था। मैं हमेशा सोचता था कि मैंने प्रकृति पर विजय पा ली है। मैंने एक ऐसा घर बनाया जिसे कोई तूफान छू नहीं सकता। पर मैं गलत था। मैं अपनी बनाई हुई दुनिया में इतना अंधा हो गया था कि इंसान की हिम्मत को भूल ही गया। मुझे माफ करना बेटी। पिताजी हम प्रकृति को जीत नहीं सकते, बस उसके साथ रहना सीख सकते हैं। मैं हमेशा बाहरी खूबसूरती और परफेक्शन खोजती रही। असली ताकत तो तुम्हारे अंदर है। क्या तुम मुझे अपनी माँ जैसी हिम्मत थोड़ी सी सिखा सकती हो? माँ जी हिम्मत तो आप सब में बहुत है। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा, महंगे कपड़े और फॉरेन की डिग्री है। पर कल रात जब मेरा सारा गुरूर उस पानी में बह रहा था, तब सिर्फ तुम थी जो चट्टान की तरह खड़ी थी। असली अमीर तुम हो माया, मैं तो बहुत गरीब हूँ। कोई बात नहीं भाभी जी, मुश्किल समय ही हमें अपनी असली कीमत सिखाता है। क्या तुम मुझे वो हलवा बनाना सिखाओगी जो उस दिन जल गया था? जरूर भाभी जी। अंतिम दृश्य में कुछ हफ्तों बाद पूरा परिवार लिविंग एरिया में बैठा है। विक्रम माया को अपने नए डिजाइन दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा आंगन और बगीचा भी जोड़ा है। शालिनी माया से बुनाई सीख रही है। रोहन और आकाश बातें कर रहे हैं। रिया और निशा माया के साथ बैठकर एक पुराना एल्बम देख रही है। भाभी आप गांव में कितनी खुश लग रही हैं। खुशी जगह से नहीं, दिल से होती है। ये बात हमें माया ने सिखाई है। माया मुस्कुराती है और बाहर शांत समंदर को देखती है। उस ऑक्टोपस विला की मशीनें अब भी चल रही थी, लेकिन अब उसकी आत्मा एक परिवार बन चुकी थी, जिसे एक सीधी सादी लड़की ने अपनी हिम्मत और प्यार से जोड़ा था। सविता बचपन से ही गरीब परिवार में पली बड़ी थी। उसके लिए लंदन सिर्फ सपनों का शहर था। लेकिन उसी लंदन का नाम सुनते ही उसके मन में एक डर बैठ जाता, क्योंकि उसके मोहल्ले की चाची की बेटी के साथ वहीं पर धोखा हुआ था। बिटिया, आज भी खेत से काम करके लौटी हूं, पर सुन, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। बड़ा खानदान है। और सुन, वो लोग लंदन रहते हैं। पहले यहीं हमारे गांव में ही रहते थे, जानती तो हूं। इसलिए मैं चाहती हूं कि तेरी शादी हो जाए वहां। लंदन? माँ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वहां ले जाकर बेच दें, जैसे चाची की बेटी के साथ हुआ था। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। और आपको क्यों है इतनी जल्दी मेरी शादी की? पगली, सब जगह एक जैसे नहीं होते, पर मैं समझ सकती हूँ तेरा डर सही है। पहले मिल तो ले बेटा, और वैसे भी आज नहीं तो कल तेरी शादी तो करनी ही है मुझे। अब मैं गरीब माँ कैसे क्या करूंगी मुझे तो खुद नहीं पता। लंदन इतना अच्छा देश है, वहां तुझे बहुत अच्छा लगेगा। माँ, लंदन बहुत अच्छा है। मेरा सपना भी है लंदन जाने का, लेकिन मेरा डर भी है कि मेरी शादी हो गई और मुझे भी लंदन ले जाकर बेच दिया। माँ, आज नहीं तो कल शादी करनी ही है, तो थोड़ा इंतजार कर लो। क्या पता यहीं का कोई रिश्ता मिल जाए। मैं नहीं जाऊंगी लंदन। पर बेटी, बात समझ तो, वो बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं माँ, मैं नहीं समझना चाहती आपकी बात, और आप मना कर दीजिएगा उन लोगों को।
सविता अपनी बात के आगे मानती ही नहीं है, जिस वजह से उसकी माँ भी अब आगे कुछ नहीं कहती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद गांव में बड़ी गाड़ी रुकती है। बाहर उतरते हैं सजीले कपड़े पहने लोग, लंदन वाला बेटा अर्जुन और उसके माँ बाप। सब गांव वाले दंग रह जाते हैं। अरे वाह, देखो देखो, डिजाइनर कपड़े, चश्मा, अंग्रेजी ठाट। लेकिन हमारे गांव में ये विलायती लोग कहाँ से आ गए? बेटा, ये है हमारा इंडिया। हम तो पहले यहीं रहते थे, इसलिए हमें यहाँ के बारे में सब पता है। पर तुम यहाँ पहली बार आए हो। जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक घूमो, देखना तुम्हें हमारा भारत जरूर अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल पापा, मुझे तो अभी से ही अच्छा लग रहा है, पर फ्लाइट में मैं काफ़ी थक गया हूँ। हम आराम कर लेते हैं पहले। वैसे भी अब कुछ दिन तो यहीं है ना। बिल्कुल बेटा, हम अपने ही घर में आराम करेंगे, किसी होटल में नहीं। तुम्हारी चाचा रहते हैं घर पे, उन्होंने हमारे आने की सारी तैयारी कर ली होगी। ये हमारे ही मोहल्ले के हैं क्या? मैंने तो कभी ना इनके बारे में सुना है और ना ही कभी देखा है। कोई बात नहीं, अब तो ये लोग यहीं हैं कुछ दिन, इनके बारे में पता भी चल जाएगा। और देख तो लिया ही है। लंदन वाला परिवार अपने घर में चला जाता है और आराम करता है। शाम के समय अर्जुन मोहल्ले में घूमने निकलता है। तभी अर्जुन की मुलाकात सविता से होती है। हेलो, मैं लंदन से आया हूँ। मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तुम मेरी ही उम्र की लग रही हो। तुम मुझे यहाँ घुमाओगी? क्या? लंदन? अरे अरे, तुम ऐसे डर क्यों रही हो? लंदन ही है, कोई हेल तो नहीं। आप किसी और से बात कर लीजिए, कोई और आपको घुमा देगा। मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। अरे, अभी तो मैंने बताया कि मैं लंदन से हूँ। मेरा नाम अर्जुन है। ये जो बड़ी वाली कोठी है, यही मेरा घर है। यहाँ मेरे चाचा दयाशंकर जी रहते हैं। आप दयाशंकर काका जी के भतीजे हैं? हाँ, अब तो जान पहचान हो गई ना। अब शहर घुमा दोगी? ठीक है। सविता अब अर्जुन को शहर घुमाने लगती है। सविता की सादगी, उसके संस्कार अर्जुन के माता पिता को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। कुछ दिनों बाद वो सविता के घर जाते हैं। नमस्ते गायत्री बहन। अरे बहन जी, आप? हाँ बहन जी, आपको बताया था ना हमें आपकी बेटी चाहिए। पहले तो आपने मना कर दिया था, हम भी आपकी मर्जी के आगे झुक गए। लेकिन आपकी बेटी जितनी संस्कारी है, सीधी सादी है, हम खुद को रोक नहीं पाए। आप बस हमें अपनी बेटी दे दीजिए। ये तो मेरी बेटी की खुशनसीबी है कि उसे इतना अच्छा रिश्ता मिला, लेकिन मैं मेरी बेटी की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। अरे, आप जब तक हमें अपनी परेशानी बताएंगी ही नहीं, तब तक कैसे चलेगा? कोई तो बात होगी ना। जी, दरअसल मेरी बेटी यहीं पली बड़ी है। अब अचानक से देश से ही दूर चली जाएगी, ये सोचकर ही घबरा रहे हैं हम। फिर तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी तरफ से कोई रोक टोक होगी ही नहीं। 6 महीने में जब भी सविता का आने का मन होगा, आ जाएगी। बहन जी, आप तो हमारे परिवार के बारे में जानती ही हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सविता बेटी, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते हैं और मैं एक माँ होने के नाते तेरे लिए अच्छा ही चाहती हूँ। हमें बस तुम्हारे जैसे संस्कारी और सीधी सादी बहू चाहिए, और वो सब गुण सविता में हैं। गायत्री अच्छा रिश्ता देखकर अपनी बेटी की शादी तय कर देती है, लेकिन सविता के मन में अब भी डर रहता है। कुछ दिनों बाद शादी का माहौल, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पर सविता के चेहरे पर खुशी कम, डर ज्यादा है। सविता का सपना तो सच हो रहा था लंदन की बहू बनने का, मगर उसके दिल में डर की परछाई अभी भी बाकी थी। सविता की शादी हो जाती है। सविता अपनी विदाई में अपनी माँ को गले लगाती है। माँ, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं क्या करूंगी? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लंदन वाली बहू तो बन गई, लेकिन कहीं कुछ हो गया तो? बिटिया, डर मत, तेरा संस्कार ही तेरी ढाल है। तू जहाँ जाएगी वहाँ रोशनी फैलेगी, और मैंने तेरी शादी कुछ सोच समझ कर ही की है। तू बस अब खुश ही रहेगी। सब लोग वहां से निकल जाते हैं, लंदन की फ्लाइट लेते हैं। कुछ देर बाद लंदन एयरपोर्ट पर उतरते ही सविता चारों ओर चमचमाती इमारतें, साफ सुथरी सड़कें और बड़ी बड़ी कारें देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान,
ये तो किसी फिल्म जैसा है। इतना सुंदर है लंदन। लंदन देखकर सविता काफी खुश थी। कुछ देर बाद सब घर पहुंच जाते हैं। सामने आता है एक बड़ा सा घर। नौकर दरवाजा खोलते हैं। वेलकम होम मैडम। ये लोग मुझे मैडम कह रहे हैं। हाँ, अब तुम हमारी रानी हो। सविता अपने डर से जूझते हुए अपने कमरे में जाती है। कुछ देर बाद आराम करने के बाद डाइनिंग टेबल पर विदेशी डिशेस सजी हैं। बड़े बड़े झूमर, डिजाइनर कपड़ों से भरी अलमारी। बेटी, ये सारे डिजाइनर कपड़े अब तुम्हारे हैं। अब तुम्हें घर के काम करने की जरूरत नहीं, यहाँ सब नौकर करते हैं। और बताओ, खाना कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, चूल्हा चौका भी नहीं। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। मैं काम नहीं करूंगी। कहीं आप मुझे बाहर निकाल दो घर से फिर। अरे सविता, तुम क्या क्या सोचती हो? अरे, मैंने तुमसे शादी की है, तुम मेरी पत्नी हो, और अपनी पत्नी को मैं घर से कैसे निकाल सकता हूँ? भूलो मत, अब ये घर उतना तुम्हारा भी है जितना मेरा है। तुम बस हमारे साथ रहो, घूमो फिरो और खुश रहो। सविता पहली बार डिजाइनर ड्रेस पहनती है। शीशे में खुद को देखकर चौंक जाती है। ये मैं हूँ? मैंने तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। ये कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझ पर भी कितनी ज्यादा खिल रही है। मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। सविता को अब भी ये सब बस एक सपना लगता है। 2 दिन बाद लंदन के एक आलीशान होटल में पार्टी। मेहमान तालियां बजाते हैं। सविता शर्माते हुए सबको नमस्ते करती है। ये मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है। और सविता बेटा, ये पार्टी तुम्हारे आने की खुशी में ही है। सच में पापा जी, लेकिन हमारा तो घर ही इतना बड़ा था, आप वही पार्टी दे देते। तुम हमारे लिए बहुत खास हो, इसलिए खास जगह पर ही पार्टी दी है। तुम पार्टी एंजॉय करो। बड़ा होटल, चमकते महंगे कपड़े, खाने की इतनी वैरायटी सविता के होश उड़ा देती है। उस रात सविता को पहली बार लगा कि उसका डर बेकार था। जिनसे वो डरती थी वही लोग उसे इतना मान और प्यार दे रहे थे। तभी सविता के हाथ से एक काफी महंगा वास गिर जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सच में जानकर नहीं किया। मुझसे गलती हो गई। चाहे तो मुझे वापस भारत भेज दीजिए, पर मुझे कोई सजा मत दीजिएगा। अरे बहू, तुम इतना डर क्यों रही हो? वॉस ही तो टूटा है, तुम्हारी गलती नहीं है। और तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? दिखाओ मुझे। नहीं माँ जी, कहीं नहीं लगी मुझे। सविता, अब तो मान लो कि लंदन सिर्फ डर की जगह नहीं, सपनों की भी जगह है। मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे मन में क्या डर है, लेकिन तुम्हारे चेहरे से साफ पता चलता है कि तुम्हारे अंदर एक डर है, एक झिझक है। हाँ, मुझे लग रहा है मैंने गलत समझा था। मुझे लगता था कि आप लोग बेच दोगे मुझे या मेरी किडनी निकाल लोगे, पर मैं गलत थी। यहाँ मुझे परिवार और प्यार मिला है। एक ही महीने में सविता का पूरा नजरिया बदल जाता है। घर की बालकनी से लंदन का नजारा देखते हुए सविता अपने पति अर्जुन से बातें करती है। अर्जुन, अब मुझे समझ आ गया, जगह बुरी नहीं होती, लोग बुरे होते हैं, और मैंने यहाँ अच्छे लोग पाए हैं। यही तो मैं चाहता था कि तुम्हारा डर हमेशा के लिए मिट जाए। अब मैं गर्व से कह सकती हूँ, मैं गरीब घर की बेटी थी, लेकिन आज लंदन के लग्जरी खानदान की बहू हूँ। चमचमाते लंदन शहर का नजारा दिखता है। गरीबी ने सविता को डरना सिखाया था, लेकिन प्यार और विश्वास ने उसका डर। 2 वैज्ञानिक शहर से दूर शांति से एक जंगल में कई उपकरण बना रहे होते हैं। अब बस हमारा मकसद कामयाब हो जाए, फिर हमारा वैज्ञानिक होने का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। हमने इस दिन के लिए ही तो इतनी मेहनत की है। हमने जो भी उपकरण बनाए हैं, अब उनको मिला के एक उपकरण बनाना है, और अगर वो सफल रहा तो वैसे ही अब हम कई उपकरण बनाएंगे। इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, और हमारे लिए यही अच्छा रहेगा कि जब तक हम अपना काम पूरा नहीं करते तब तक किसी को पता भी नहीं चले। ये दोनों वैज्ञानिक ऐसे भी कौन से मकसद की बात कर रहे थे जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। वैसे यह वैज्ञानिक अपने किसी आविष्कार की तैयारी कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ जंगल से दूर, जहां बाढ़ की वजह से एक गांव जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, खेतों में हरियाली लहराती थी, वही गांव अचानक आई बाढ़ और तूफान से उजड़ गया।
मिट्टी के घर बह रहे थे। लोग अपनी जमीन से उजड़कर जंगल की ओर भटकने लगे। न घर बचा न सहारा। अब हम कहाँ जाएंगे? गांव ही नहीं रहा, सब बह गया। घर के बिना इंसान अधूरा हो जाता है। न खाने का ठिकाना, न सोने का। बच्चों को कैसे पालेंगे? हे भगवान, हमने क्या पाप किया था? कितना बड़ा कहर क्यों गिराया? माँ, भूख लगी है, खाना दो ना। कुछ भी नहीं है बेटा, थोड़ा धीरज रख। भूख और बेबसी इंसान को हर सीमा पार करने पर मजबूर कर देती है। बेघर गांव वाले जंगल की ओर निकल पड़े। रात का समय, जंगल घना है, पेड़ों से लटकती बेलें, बाघों की आवाजें। लोग थक कर बैठ जाते हैं। तभी दूर से एक चमकती रोशनी दिखती है। देखो, वहाँ पेड़ों के बीच कुछ चमक रहा है। ये कैसी रोशनी है? जंगल में दीपक कौन जलाएगा? कहीं ये भूत प्रेत का खेल तो नहीं? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, वहाँ क्या हो रहा है? सुना है इस जंगल में भूत रहते हैं। जो भी वहाँ गया कभी लौटकर नहीं आया। हमारे पास कोई और चारा नहीं है। भूख और ठंड से मरने से अच्छा है उस रोशनी का पीछा करना। क्या पता वहाँ दूसरे गांव का कोई हो। भय और जिज्ञासा के बीच इंसान हमेशा जिज्ञासा को चुनता है। कदम धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़े और जैसे ही उन्होंने झाड़ियों के उस पार कदम रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये भगवान, ये कौन सी जगह है? ये तो किसी सपने जैसा है। इतने गोल घर, ये अपने आप चमक रहे हैं। मैंने कहा था ना, ये भूतों का गांव है। चलो यहाँ से भागो। नहीं बाबा, ये जगह तो कितनी सुंदर लग रही है। चलो ना, हम अंदर जाकर देखते हैं। बच्चा सही कह रहा है। यहाँ से वापस गांव तो जा नहीं सकते हैं ना हम लोग, तो हमें यहीं जाना चाहिए। डरने वाली कोई बात नहीं है। हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। उस तरफ छोटे छोटे गोल गोल घर बने होते हैं। अलग ही रोशनी चमक रही होती है, जैसे कोई स्मार्ट सिटी हो। तभी गोल दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर से दो लोग बाहर आते हैं। सफेद नीले फ्यूचरिस्टिक कपड़े पहने वैज्ञानिक। हाथों में चमकती स्क्रीन जैसे उपकरण होते हैं। अरे भागो, देखो भूत हमारी तरफ ही चलकर आ रहे हैं, भागो। अरे डरिए मत, हम भूत नहीं हैं, इंसान हैं। आपका स्वागत है हमारी स्मार्ट सिटी में। सब गांव वाले एक दूसरे को देखते हुए फुसफुसाते हैं। स्मार्ट सिटी, ये क्या होता है? ये एक ऐसा गांव है जो हमने तकनीक से बनाया है। यहाँ सब कुछ मशीनें करती हैं। खाना, पानी, रोशनी, खेती, सब अपने आप चलता है। ये है एक स्मार्ट सिटी। लेकिन ये सब आपने जंगल में क्यों बनाया? शहर में क्यों नहीं? क्योंकि शहर में जगह नहीं बची, और वैसे भी हर तकनीक शहर में होती है। हमने सोचा क्यों ना ऐसा गांव बनाया जाए जो जरूरत पड़ने पर बेघर लोगों का सहारा बने। हमारा गांव उजड़ गया है, घर बह गए, खाने को कुछ नहीं। हम जंगल में भटकते हुए आए हैं। क्या हम यहाँ रह सकते हैं? यही तो वजह है इस जगह के होने की। जब कोई बेघर हो जाए तो यहाँ उन्हें नई जिंदगी मिले। यहाँ आपको ना भूख लगेगी, ना डर होगा। कोई आपदा आपका घर नहीं उजाड़ पाएगी। इसका मतलब हम यहाँ रह सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आओ, मैं तुम सबको अंदर से स्मार्ट सिटी दिखाता हूँ। वैज्ञानिक हाथ के डिवाइस को छूता है। अचानक पास का एक घर चमक उठता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर से रोशनी होने लगती है। वाह, दरवाजा अपने आप खुल गया। ये जादू है क्या? नहीं, ये विज्ञान है। अब आओ, हम आपको दिखाते हैं कि ये स्मार्ट सिटी कैसे काम करती है। वैज्ञानिक दोनों गांव वालों को लेकर एक चमकदार रास्ते पर चलते हैं। रास्ता गोल गोल लाइटों से जगमगाता है, जैसे कदम पड़ते ही रास्ता रोशन हो जाता हो। अरे ये देखो, जहाँ जहाँ पैर रख रहे हैं वहाँ अपने आप रोशनी जल रही है। वाह, ये तो खेल जैसा लग रहा है। ये सेंसर है। जैसे ही कोई चलता है ये खुद रोशनी जला देते हैं। यहाँ अंधेरा कभी नहीं होता। हमारे गांव में तो लाइट भी नहीं थी। जुगनू अगर कभी कभी आ जाते तो उन्हीं से रोशनी हो जाती थी गांव में। लेकिन यहाँ तो हमारे कदम रखने से ही उजाला हो गया। ऐसा तो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे ये तो कुछ नहीं है, आप सब अंदर चलो। गांव वालों की आंखें एक एक चीज देखकर चौड़ी होती जा रही थी। उनके लिए सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। सब अंदर जाते हैं। एक बड़ा हॉल, वहां कई मशीनें काम कर रही हैं। एक मशीन अपने आप सब्जियां काट रही है, दूसरी मशीन रोटी बेल रही है और सेंक रही है। रोबोट जैसे हाथ बर्तन धो रहे हैं। हे भगवान,
ये तो अपने आप खाना बना रही है। और ये है कौन? बड़े अजीब लग रहे हैं। हाँ, ये ऑटो कुकिंग सिस्टम है। इसमें बस अनाज और सब्जी डालो और ये खुद पकाकर प्लेट में परोस देता है। और ये रोबोट है। तो फिर यहाँ किसी बहू बेटी को रसोई में खटने की जरूरत नहीं। क्या हमें भी मिलेगा ये खाना? लेकिन हम तो इतने ज्यादा लोग हैं, इतना खाना यहाँ होगा? जी जरूर है। ये स्मार्ट सिटी ऐसे ही किसी मौके के लिए है। यहाँ अनाज भी है और आपकी हर जरूरत का सामान भी। मशीन से प्लेट निकलती है जिसमें गर्मा गर्म चपाती, दाल और सब्जी है। गांव वाले खाते हैं और उनकी आंखों में चमक आ जाती है। इतना स्वाद और इतना आसान। हमें तो लगा मशीन का खाना बेस्वाद होगा। क्योंकि इसमें स्वाद भी आर्टिफिशियल नहीं, असली है। ये खेतों में उगी सब्जियां और अनाज से बना है जो हमारे ही सिस्टम में उगते हैं। हमारे कपड़े भी गीले हो गए हैं। चिंता मत कीजिए, रोबोट आप सबके कपड़े तैयार कर रहा है। थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे और जो कपड़े पहने हैं वो भी 5 मिनट में सूख जाएंगे। वैज्ञानिक गांव वालों को स्मार्ट सिटी के किनारे ले जाते हैं। वहां एक बड़ा ग्रीन हाउस है जिसके अंदर कांच के गुंबद में पौधे लगे हुए हैं। पानी की बूंदें अपने आप ऊपर से गिर रही है। अरे ये खेत तो बिना मिट्टी के कैसे उग रहे हैं? ये हाइड्रोपोनिक फार्म है। इसमें मिट्टी नहीं, पानी और पोषक तत्वों से पौधे उगते हैं। कम जगह में ज्यादा फसल। तो फिर सूखा हो या बारिश, इन पौधों को कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल सही। और ये देखो, वो एक मशीन ऑन करता है। मशीन झरने का गंदा पानी खींचती है और कुछ ही सेकंड में साफ पानी बाहर निकलता है। वाह, ये तो जादू का फिल्टर है। हम तो नदी का पानी उबालकर पीते थे, कई बार बीमार पड़ जाते थे। यहाँ तो बीमारी का डर भी खत्म हो गया। पानी और खाना इंसान की सबसे बड़ी चिंता, लेकिन इस सिटी में ये दोनों समस्या जैसे मिट गई थी। वैज्ञानिक गांव वालों को गोलाकार घरों की ओर ले जाते हैं। दरवाजा अपने आप खुलता है। दरवाजा खुद खुल गया। कहीं यहाँ में निकल तो नहीं जाएगा? नहीं, इसमें सेंसर है। ये इंसान को पहचान लेता है। घर गोलाकार है, दीवारें रोशनी से चमक रही हैं, कोई बटन नहीं। छत से एक मशीन नीचे आती है और बिस्तर अपने आप बिछ जाता है। अरे बाप रे, ये बिस्तर तो खुद बिछ गया। ये तो जादुई घर है। ये स्मार्ट होम है। यहाँ पंखा, बत्ती, दरवाजा सब अपने आप काम करते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। घर की दीवार पर अचानक एक स्क्रीन जल उठती है जिसमें मौसम की जानकारी, समय और खाना तैयार होने का अलर्ट दिखता है। हम तो घड़ी देखकर भी सही समय नहीं बता पाते। यहाँ तो दीवार खुद बोल रही है। जी, यहाँ सब है। काफी स्मार्ट होम है। आप सब अपने परिवार के हिसाब से उसमें रहिए। यही साथ वाले स्मार्ट होम में हम भी हैं। गांव वाले अब स्मार्ट सिटी में आराम से बैठे हैं। बच्चे हंस रहे हैं, औरतें मशीन से बना खाना खा रही हैं, बुजुर्ग एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे हैं। वैज्ञानिक उन्हें देखते हैं और मुस्कुराते हैं। हमने सोचा था भगवान ने हमें छोड़ दिया, लेकिन शायद भगवान ने आपको भेजा है। नहीं, भगवान ने हमें दिमाग दिया है। हमने उसका सही इस्तेमाल किया और अब ये सिटी आपकी भी है। तो अब हम भी मशीनों वाले लोग बन गए। वैसे हम यहाँ बस उपकरण से अपनी सुविधा नहीं, बल्कि आपसे मदद लेकर उपकरण भी बनाना चाहते हैं, जिससे हम इस सिटी में और भी नई चीज बना पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। यही तो इस जगह का मकसद है। जंगल की अंधेरी रात में एक नई रोशनी जगी। बेघर गांव वालों को मिला एक नया घर, एक नया जीवन, और उन्हें समझ आया ये भूतों का नहीं बल्कि भविष्य का गांव है। इंसानियत और विज्ञान का संगम। पूरा स्मार्ट सिटी रोशनी से जगमगाता है। पेड़ों के बीच चमकते गोल घर, पानी पर तैरते पॉड्स और खुशहाल लोग। अमीर सुमित्रा देवी अपने छोटे बेटे नैतिक की शादी स्वाति से करवाकर घर लाती है। आओ नई बहू, हमारे बनियों के खानदान में तुम्हारा खूब स्वागत है। बड़ी बहू आओ, अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाओ। जेठानी पिंकी दरवाजे पर चावल का कलश रख देती है। चलिए मेरी प्यारी देवरानी जी, सीधे पैर से गृह प्रवेश कीजिए। तभी घमासान गर्मी के चलते घूंघट में स्वाति बड़बड़ाती है। हे भगवान, एक तो ये शादी का जोड़ा इतना भारी भरकम है और मुझे हाई वोल्टेज जितनी गर्मी लग रही है। पूरा शरीर पसीने से चिपचिप कर रहा है। बस जल्दी से रस्मों की टेट्रमबाजी खत्म हो जाए। तभी इकलौती नंद बीच में चुटकी लेते हुए कहती है, अरे अरे नहीं भाभी, अपनी बातों की खिचड़ी बाद में पका लेना। पहले गृह प्रवेश कर लो,
नहीं तो गर्मी में खड़े खड़े यहीं भरता बन जाएगा। जी जी खुशबू दीदी। गृह प्रवेश खत्म होते ही खूंखार जेठानी बोलती है। झूठ तो मैं बोलती नहीं देवरानी जी, मगर तुम्हारे ससुराल में आ जाने से मेरे मन में बड़े बड़े मोतीचूर के लड्डू फूट रहे हैं। अब मुझको रसोई के झमेले से छुटकारा मिल जाएगा। अब संभालो रसोई की जिम्मेदारी, मैं तो तुमसे खूब सेवा पानी करवाऊंगी। अरे पिंकी बहू, तेरा तो पूरा अधिकार बनता है देवरानी पर राज करने का। ये सुनकर स्वाति का मुंह सड़ जाता है, क्योंकि वो खुद आलसी मिजाज की थी। क्या स्वाति भीषण गर्मी में रसोई की जिम्मेदारी संभाल सकेगी? अगले दिन अये दैया, हड्डी पसली तोड़ डाली। सॉरी सॉरी सासू माँ, गलती से टक्कर हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। बहू रानी, तेरा ससुराल 4 बीघे के जमीन में नहीं बना है जो फुदकती रहती हो। अब इधर से उधर किस लिए डोल रही हो बताओ। सासू माँ, मैं तो रसोई ढूंढ रही थी, पूरा घर कमरा छान मार लिया पर किचन नहीं मिली। देवरानी जी आओ, मैं तुम्हें रसोई दिखाती हूँ। पिंकी स्वाति को आंगन वाले भाग में लाती है, जहां चिलचिलाती कड़क धूप से जमीन तवे की तरह तप रही थी। लो देवरानी जी, ये रहा रसोड़ा। खाना बनाने के लिए 4 मुंह वाला चूल्हा, चटनी मसाले पीसने के लिए सिलबट्टा, गेहूं पीसने के लिए चक्की और धान कूटने के लिए औखली, सब कुछ मौजूद है। अब झटपट से खाना बना लो। आंगन में कड़ी धूप देखकर स्वाति के पसीने छूटने लगते हैं। पर पिंकी भाभी, इतनी कड़क धूप में 10-10 लोगों का खाना बनाकर तो मैं सूखकर पापड़ बन जाऊंगी। मैं खाना गैस चूल्हे पर बना लूं? क्यों नहीं बहू, तू क्या कहीं की स्पेशल आ रही है? तेरी जेठानी पिछले 4 सालों से कड़ी धूप में हमें चूल्हे पर रोटी बनाकर खिला रही है और तेरी अभी से चिक चिक चालू हो गई। हमारे घर में सब अंगीठी की रोटी, सिलबट्टी की चटनी खाते हैं, समझी? जी 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 माँ जी, समझ गई सासू माँ। मैंने तो सोचा था ससुराल में मॉड्यूलर किचन मिलेंगे, बड़े मजे से एसी में खाना बनाऊंगी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। बेचारी बहू चिलचिलाती गर्मी में खाना बनाना चालू करती है। पहले पूरी का आटा गूंथकर छोड़ देती हूँ, तब तक खमीर हो जाएगा तो पूरी एकदम खस्ता बनेगी और फिर सब्जी काट लूंगी। जहां 10 लोग एसी की ठंडक में बैठे थे, वहीं बेचारी बहू। हे भगवान, क्या जुल्म है! ये परात भरकर आटा गूंथने में मैं पसीने में नहा गई। वहाँ सब एसी की चिल्ड हवा में ठंडे में बैठे हैं और यहाँ कड़ी धूप में मेरी वाट लग रही है। कुछ देर बाद बहू सबको खाना परोसती है। लाओ भाई लाओ, फटाफट से गरम गरम खाना परोस दो। आहा, खाने की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है और लजीज भी लग रहा है। खाइए खाइए सब लोग। सब लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। तभी घमंडी ननन रेखा नुक्स निकालते हुए, क्या छोटी भाभी, रोटी तो जलाकर पापड़ कर दी है आपने, जैसे अंगीठी में नहीं भट्टी में भून कर लाई हो। बहू, तूने सब्जी भी बड़ी फीकी बनाई है। हम लोग तेज तेल मसाले वाला खाना खाते हैं। पर सासू माँ, इतनी गर्मी में ज्यादा मिर्च मसालेदार खाना सेहत के लिए सही नहीं है। देवरानी जी, हम 50 डिग्री तापमान में भी तीखा खाना खाना हजम कर लेते हैं। जरा एसी का टेम्परेचर बढ़ा देना। जी अच्छा। पूरा ससुराल एसी की चिल्ड हवा में चपड़ चपड़ करके खाना खाते हैं, जिसके बाद बहू धूप में ही बर्तन मांजती है। हाय रे, कितनी कड़ी धूप में बर्तन धोकर मेरा तो भरता बन गया है। इतनी धूप में डेली मुझसे काम नहीं होगा। स्वाति पसीने पसीने होकर कमरे में आकर अपने पति से कहती है, नैतिक, मुझसे इतनी चिलचिलाती धूप में चूल्हे पर खाना नहीं बनेगा। तुम प्लीज एक गैस चूल्हा खरीद कर ले आओ ना। देखो स्वाति, हम लोग बड़े देसी हैं, इसलिए सर्दी हो या गर्मी, यहाँ अंगीठी पर ही खाना पकता है। ये रिवाज नहीं बदलेगा। ये सुनकर स्वाति उदास हो जाती है। इसी तरह सिलसिला जारी था। हे राम, इतनी सड़ी सी गर्मी में खाना बनाना सर दर्द है। ऊपर से किसी को तरस भी नहीं आता कि एक अकेली बहू तेज धूप में खाना बना रही है, तो हाथ बंटवा दे। बनाओ भी और इन 10 लोगों को परोस कर भी खिलाओ। पसीने से परेशान बहू सिलबट्टे पर मसाला पीसती हैं। अब दोपहर के खाने के मैच पर। ये क्या देवरानी जी, ये सादी सी दाल चावल खिलाओगी तुम? यह डेली डेली के दाल चावल खाकर मैं तो पक चुका हूँ। पर जेठ जी, मैंने दाल चावल के साथ भुजिया भी तो बनाया है। अरे बहू, एक तरह की भुजिया से थोड़ी ना खाना खाया जाता है।
कम से कम दाल चावल के साथ थाली में 2-4 किस्म की वैरायटी भी तो होनी चाहिए, जैसे कि पापड़, तिलोड़ी, अचार, सलाद। तब जाकर गर्मी के मौसम में खाने का आनंद आता है। ये सुनते ही स्वाति भड़क जाती है। हे भगवान, ये क्या भसूरी फैमिली पल्ले पड़ गई है। इतनी कड़ी चिलचिलाती धूप में मैंने लू खाकर चूल्हे पर इतना सारा खाना बनाया है, अभी भी इनका कोटा पूरा नहीं हुआ। खुद तो दिन भर 10 लोग इसी के आगे दही की तरह जमे रहते हैं और अकेली बहू से धूप में काम भी करवाते हैं। गर्मी के तापमान को देखकर बहू अगले दिन तड़के सुबह खाना बना लेती है। शुक्र है आज मैंने ठंडक में खाना तैयार कर लिया, वरना 8 बजे के बाद सूरज इतना तेज चमकता है कि गोला हो। आज मैं भी बढ़िया से एसी में आराम करूंगी। इतने में ससुर पति मंडी से बोरा भरकर कच्चा आम ले आते हैं। आद हाय हाय, यह सूरज देवता तो दिन दहाड़े आंख बरसा रहे हैं। बड़ी बेजोड़ की गर्मी है। अजी ले आए आप लोग कच्ची कैरी। जी सुमित्रा जी, ले आया हूँ, मगर इतनी कड़ी गर्मी है कि कचुम्बर निकल गया। कोई नहीं, मैं बहू से आम का पन्ना बनवा देती हूँ। बहू 1 किलो आम उबालकर सबके लिए आम पन्ना बना दो। सासू माँ, मैं पसीने से तरबतर हो गई हूँ, जेठानी जी को बोल दीजिए ना कि वो बना देंगी। अच्छा ठीक है, तू जाकर पसीना सुखा ले। पिंकी बहू, ओ पिंकी बहू, जरा आम पन्ना बना दे। ये सुनते ही एसी में पड़ी जेठानी बहाना मारती है। माँ जी, मेरी तबीयत बहुत ढीली लग रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। ये जेठानी 1 नंबर की चालू है, एसी के सामने से टस से मस नहीं होती। लाइए माँ जी, मैं बना देती हूँ। बहू, आम पन्ना बनाने के बाद इन कच्ची आमी को धोकर काटकर धूप में सुखा देना, अचार डालना। ये सुनते ही बहू का माथा चकरा जाता है। माँ जी, ये सारे कच्चे आम मुझे अकेले काटने पड़ेंगे? हाँ तो क्या, अचार बनाने के लिए भी 2-4 हलवाई लगाने पड़ेंगे। क्या बहू, घर की जिम्मेदारियां संभालना तेरा धर्म है। जी माँ जी। ओहो हो, धूप में खड़े खड़े मैं तो भुट्टे की तरह भुन गई। सास अकेली बहू पर काम थोप कर खुद एसी की हवा खाने चली जाती है। आम काटते काटते बहू को टप टप पसीने निकलने लगते हैं। शुक्र है सारे कच्चे आम धोकर काट कर धूप में सुखा दिए, मगर मेरा तो कीमा बन गया। अब जाकर एसी की हवा खा लेती हूँ। तभी ननन रेखा आती है। भाभी, ये माँ ने साबुत मसाले भिजवाए हैं, इन्हें इमाम दस्ते में अच्छी तरह कूट लेना, अचार में डलेगा। पर रेशा, एक सुबह से मैं अकेली इतनी चिलचिलाती धूप में काम करके थक कर चूर हो गई हूँ। ये मसाला तुम कूट लो। नहीं भाभी, मैं अभी अभी फेशियल करवा कर आई हूँ, धूप में काम करूंगी तो मेरी फेस पर टैनिंग आ जाएगी। स्वाति गुस्से में दांत पीसकर मसाला कूटकर अचार बनाती है। अगले दिन पूरा परिवार अपने गंदे कपड़ों का ढेर धोने के लिए देता है। हे भगवान, आज तो जैसे मेरे ससुराल में धोबी घाट खुल गया है। मन तो कर रहा है इसी थापी से सबको सूद दूं मैं। देवरानी जी, ये तुम्हारे जेठ जी के दफ्तर के कपड़े हैं, इसे जरा अच्छे से मलकर धोना। जी बिल्कुल जेठानी जी, एकदम रगड़ रगड़ कर साफ करूंगी। बौखलाए मिजाज में स्वाति इतनी जोर से कपड़ों पर थापी मारती है कि उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। बस बहुत झेल लिया मैंने इनका तमाशा और बहुत कर ली गधा मजदूरी। अब इनको मजा चखाना पड़ेगा। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसी तरह अगले दिन दोपहर के टाइम वो जानबूझकर खाना जला देती है। इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। बहू, तूने क्या काम बिगाड़ने का ठेका ले लिया है? ना तो ढंग से खाना बना रही है, ना ही साफ कपड़े धोती है, और घर के अंदर भी कबाड़ मचा हुआ है। माँ जी, आप लोग क्या बैठकर खाकर मोटे होंगे? थोड़ा हाथ चला लीजिए, क्योंकि मैं तो चली अपने मायके। बस एक अकेली बहू धूप में काम करे और 10 लोग एसी में आराम फरमाए। बनाओ भी और परोसकर भी खिलाओ। ये सुनकर सब शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और सभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और पछतावा करते हुए और अब घर की महिलाएं मिलजुल कर राजी खुशी से काम करने लगती हैं।